हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम आपके सामने जिस कहानी को लेकर आए वो कोई मन गलत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। बड़े से अमेरिका का एक कोना जिसे मायने नाम से जाना जाता है। ये कनाडा से सटा हुआ है, जहाँ पर मीलों दूर तक सिर्फ विशाल जंगल है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बात है, पर असल में उन्हीं जंगलों के बीच एक 12 साल का डॉन फेंड्रल नाम का लड़का 12 दिन तक जिंदा रहा। पर जब दुनिया ने उसकी कहानी सुनी तो उनके कानों के पर्दे फट गए, ये सुनकर कि कैसे मुमकिन हो सकता है। तारीख है 15 जुलाई 1939 का दिन। हम डोनाल्ड के परिवार को देखते हैं जो अपने छोटे से संसार में बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर जैसा सब कुछ दिखता है वैसा कभी होता नहीं है। दरअसल ये समय ग्रेट डिप्रेशन का है, जिस दौर में अमेरिका का स्टॉक क्रैश हो गया, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ा और उसी में डोनाल्ड भी था। पर अभी भी वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया है। इतने में उसके दोनों बेटे रायन और डॉनी भागते हुए आते हैं। पिता के आने पर वो बेहद ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने वादा जो किया था कि घर वापस आने पर वो उन्हें फिशिंग के लिए लेकर जाएंगे। पर डोनाल्ड अंदर ही अंदर अपने काम को लेकर बहुत परेशान है, जिसको लेकर वो अपनी पत्नी से भी बात करता है तो वो कहती है, उसे सहानुभूति देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते हैं। दोनों भाई जिस चीज़ को जब डोनाल्ड देखते उन्हें गाड़ी धोने की सजा दे देता है, पर यहाँ भी वो लड़ते रहते हैं। तब वो उनके पास आकर उन्हें रोकता है और गुस्से में कहता है कि अगर लड़ना ही है तो तरीके से लड़ो, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो। इतना कहकर वो उन्हें खूब उकसाता है और तभी वहाँ एंजेलिना उन्हें खाने के लिए निमंत्रण देने आती है, जिसके कारण ये लड़ाई यहीं रुक जाती है। अब खाने के टेबल पर डोनाल्ड ने बताया कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए काम भी ज़्यादा है तो उसे छुट्टी कम मिली है। इस बारी वो फिशिंग पर नहीं जा पाएंगे, बल्कि उसके बदले माउंटेन मेन पर हाइकिंग के लिए जाएंगे। अब ये सुन डॉनी एकदम से भड़क गया, क्योंकि उसने इन सब चीज़ों में हल्की सी भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो यहाँ तक अपने पिता से ये भी कह दिया कि अगर उन्हें फिशिंग करनी ही नहीं थी तो यहाँ पर वो आए क्यों। उसके इस बर्ताव से एंजेलिना हैरान थी, लेकिन डोनाल्ड को पता था कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है और ऐसा गुस्सा स्वाभाविक है, उसे कुछ कहता नहीं है। पर एंजेलिना डॉनी के रूम में जाकर उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो कभी ये दिखाते नहीं है जो कुछ भी है वो कर रहे हैं, उससे तुम लोग मजबूत बनोगे, खुद के लिए फैसले कर सकोगे। डॉनी थोड़ा समझदार था, इसीलिए समझ गया, लेकिन रायन काफ़ी गुस्सैल था। दरअसल उसे पूरे साल इसी दिन का इंतज़ार किया था। अब उसके पिता उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। पर वो भी क्या कर सकते हैं। अगले दिन वो अपने तीनों बेटों को लेकर हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में हमें साफ देख सकते हैं कि वो डॉनी से ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मजबूत बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही वजह है कि वो उसके सामने ज़्यादा कभी इमोशनल नहीं होते। अब निकलने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा कि वो बच्चों को फिशिंग के लिए लेकर जाना तो चाहता था, पर ऐसे वो उनके साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाएगा, उनके स्वभाव को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उसने हाइकिंग का रास्ता चुना, क्योंकि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। उन्होंने तो मुझे कभी समय दिया ही नहीं, पर मैं अपने बच्चों को समय देना चाहता हूँ। यही कारण है इस हाइकिंग का। कुछ दूर के सफ़र के बाद इन्हें हेनरी मिलता है, जो इन सभी को अच्छे से गाइड करेगा। अब रात होने पर ये लोग एक अच्छी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। इस दौरान हेनरी बच्चों को एक डरावनी कहानी सुनाता है, जिसमें एक इंडियन आत्मा है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर रहती है। लोगों का मानना है कि अगर कोई भी इस जंगल में खो जाता है तो वो उसे अपने आगोश में ले लेती है और खुद की ही तरह बना लेती है। हालांकि डॉनी को पता था कि ये सब उसको डराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन था तो वो एक बच्चा ही, इसीलिए उसे अब कहीं ना कहीं डर लगने लगा है और यही डर उसे पूरी रात सोने नहीं देता। वन की हाइकिंग के लिए सब लोग तैयार थे। उन्हें इस जंगल के बीच से होते हुए आगे की ओर जाना था, जिस दौरान सभी को हेनरी कुछ अलग अलग बातें बताता रहता है ताकि वो इन सब चीज़ों से घबराए नहीं। बीच बीच में पेड़ों पर बने निशान के बारे में भी बताता रहता है, जिसका अर्थ था कि वो सही रास्ते पर चल रहे। तभी इन्हें ऊपर से आते हुए कुछ दिखाई दिया, जिन्होंने संदेश दिया कि आपको जल्दी ही ऊपर जाना होगा, क्योंकि मौसम खराब होने लगा है, तो बेहतर है कि यहाँ से लौट जाए। लेकिन डोनाल्ड कहता है कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। कुछ ही देर में उसे भी समझ आ गया कि उन कड़कती हुई बिजलियों को देखकर वो इसे लड़ नहीं सकते। ऊपर से उनके पास इस मौसम के मुताबिक कपड़े भी नहीं है, साथ में बच्चे भी हैं, इसीलिए उसने हेनरी से कहा कि हमें लौट जाना चाहिए। तभी डॉनी ने कहा, अब आप क्यों लौट रहे हो, आपको बहुत शौक था ना हमें मर्द बनाने का, तो चलिए आज मर्द बन के ही रहते हैं। उसकी इस बातों को सुन डोनाल्ड अगर चाहता तो उसे वहीं एक थप्पड़ जड़ देता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और कहा, ठीक है तुम ऊपर जा सकते हो, अपने भाई और हेनरी के साथ हम दोनों तुम लोगों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रायन का मन नहीं था, पर डॉनी की वजह से उसे भी जाना पड़ जाता है। जैसे जैसे ये लोग बल का प्रयोग करके ऊपर की ओर चलते जा रहे थे, वैसे वैसे मौसम तेजी से करवटें ले रहा था, पर ये रुके नहीं और ऊपर चढ़ते चले गए। अब मौसम ने अपना क्रोध रूप धारण कर लिया है।
आसपास बिजलियां गिरने लगी है, जो देख हेनरी भी घबरा गया। तब रायन ने इन सब का दोष हमेशा की तरह डॉनी पर डाल दिया, जिसको लेकर दोनों में बहस भी हो गई। इसी दौरान उसने ये तक कह दिया कि डैड हमेशा उसकी वजह से परेशान रहते, यही कारण कि वो इस बारी जल्दी जा रहे। अब इतना सुनते ही मानो डॉनी का खून खौल जाता है। वो उसी मौसम में जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तेजी से नीचे की ओर आने लगा। दोनों ने उसे आवाजें दी, रुकने की कोशिश की, पर वो रुका ही नहीं। जब कुछ देर बीत गए तो हेनरी और रायन फौरन नीचे आए और डोनाल्ड को सब कुछ बताया। उसने फौरन हेनरी को रेंजर से कांटेक्ट करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं, जो गुस्से में लाल होकर बस भागे ही जा रहा है। किस तरफ वो जा रहा है उसे कुछ अता पता नहीं है, बस अपना होश हवास खोकर वो भागे जा रहा है। तभी उसका पैर एक कीचड़ में पड़ गया, वो वहीं गिर पड़ा और इससे होता ये है कि डॉनी की पैंट कटीले धार में फंस जाती है। अब वो उसे उतार देता है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसीलिए वो अपने पिता को आवाज लगा रहा है, पर भागते भागते वो इतनी दूर आ चुका है कि अब उन तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। उधर डोनाल्ड ने रेंजर से बात करके सब कुछ बताया तो वो सभी उसे ढूंढने में लग गए, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय हार के। तो अंधेरा भी होने को आ गया है, सभी थक हार कर वापस घर आ गए। डोनाल्ड एंजेलिना को कॉल करके सब कुछ बताता है, पर उसे भरोसा नहीं है कि उसका बेटा मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही बड़ा है और कई प्रकार के खूंखार आसपास मंडरा रहे होंगे। इतना सब कुछ कहने के बाद उसने ये भी कहा कि अगर वो उसके ऊपर अकेले जाने नहीं देता तो आज शायद वो जिंदा होता, यानी कि उसने मन में ही उसे मृत्यु घोषित कर दिया। पर वहाँ डॉनी तो अभी भी संघर्ष में लगा हुआ है। इसमें उसके जूते ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो फट चुके हैं। तो वहीं उसका पैर का एक अंगूठा जो बुरी तरह से जख्मी हो गया है, डॉनी ने उस पर अपनी शर्ट के कपड़े को फाड़ कर लगा दिया ताकि वो घाव ज्यादा ना बढ़े। अब वो क्या करे, इसलिए उसने सबसे आसान तरीका चुना, जो प्रार्थना करना होता है, क्योंकि जब इंसान हर चीज से हार जाता है तब उसे ईश्वर याद आता है। उसने प्रार्थना की ईश्वर से कि बस मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दे ताकि मैं उनका अच्छा बेटा बन सकूं, जैसे कि रायन है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दोनों भाइयों को लगता है कि दूसरा वाला बेहतर है, और इसी आगे बढ़ने की होड़ में इस चीज को भूल गए कि दोनों की रगों में खून तो एक ही बह रहा है। अगर कल दोनों ना लड़ते तो शायद अपने पिता के साथ होते, पर बीते कल को याद करके क्या फायदा। डॉनी के गायब होने की खबर अब हर जगह फैल चुकी है, इसीलिए सभी डोनाल्ड की मदद के लिए आगे आए। लेकिन ये जंगल बहुत ही बड़ा है, इसीलिए रेंजर को सही प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें डोनाल्ड और बाकी लोग उन्हीं की मदद करते हैं। इतने में वहां पर एंजेलिना भी पहुंच जाती है। तो चीफ कहते हैं कि आप लोगों को हौसला रखना होगा क्योंकि ये काम आसान नहीं है। डोनाल्ड ने कहा कि जब जब मैं अपने बेटों को कैंपिंग के लिए लेकर आता हूँ उन्हें 3 बातें जरूर सिखाता हूँ। पहला ये कि हमेशा डटे रहो, दूसरा कि हमेशा नदी के सहारे से आगे बढ़ते रहो क्योंकि वो नीचे की ओर बहती है, शायद वो तुम्हें किसी बस्ती तक लेकर जाए। तीसरा और सबसे अहम चीज कि दिमाग को शांत रखो क्योंकि सारा खेल उसी का है। इधर जब सुबह डॉनी की आंख खुली तो उसने आसपास किसी को नहीं पाया, जो एहसास उसे काफी अच्छा लगा क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता है बिना किसी के डर के, बिना किसी की रुकावट के। अब उसके डैड भी वहां नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए उसे तो काफी मजा आता है, लेकिन अगले ही पल उसे अकेलेपन का डर सताने लगता है। उसने अपने पिता की कही हुई बात को फॉलो किया और नदी के सहारे से आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। और इस चीज को याद करके बार बार उसके पैर पर लगा वो घाव उसे याद दिला रहा था, जो वक्त के साथ साथ सड़ना भी शुरू हो गया। उसने क्या किया, दोनों ही पैरों में कपड़े बांध लिए और फिर दोबारा से चलना शुरू किया। अब बीते 3 दिनों से चलते चलते उसकी हालत ने जवाब दे दिया, ऊपर से कुछ खाया तक नहीं उसने। तो वहीं पर लगी कुछ बियर्स को वो खा लेता है, जो देख आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो किस कदर भूखा है। पर उसकी भूख और प्यास एक ही झटके में खत्म हो गई जब उसने अपने सामने एक वाटरफॉल को देखा, जो उसकी मायूसी को थोड़ी देर के लिए खत्म कर देता है। सबसे पहले तो वो खूब नहाता और फिर कुछ देर बैठा रहता है। उसने अपने पैरों में कुछ चिपका हुआ देखा, ये दरअसल लीच थी जो उसके खून को चूस रही थी। उसने फौरन उन सभी को अपने शरीर से अलग किया। तब उसे पता चला कि ये जंगल सिर्फ देखने में खूबसूरत है, असल में इसके अंदर आप एक जगह पर ज्यादा देर खुद को ठहराव नहीं दे सकते, वरना खतरा आपको खा ही जाएगा। अब डॉनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी रात में पड़ने वाली ठंड, जो उसके खून को एक हद तक जमा ही देती है। इसीलिए वो उस चीज से बचने के लिए कुछ करना चाहता है। अगर उसे आग जलानी आती तो यहाँ सबसे आसान तरीका था, पर शायद अभी ये ख्याल उसके दिमाग में नहीं आया होगा, या फिर उसे पता ही नहीं होगा कि ऐसे हालातों में आग कैसे जलाई जाती है। उधर घर पर एंजेलिना को आइडिया आता है, जिसके चलते उसने सभी न्यूज रिपोर्टर को कॉल किया। कहा कि अगर वो उनकी बेटी की मिसिंग होने की न्यूज को चलाएंगे तो उसके रेस्क्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर जुड़ सकेंगे। वो सभी मान गए और कुछ इस तरह से कुछ और लोग इनके साथ आ गए। 6 दिन बीत चुके हैं और उस 12 साल के लड़के को उस जंगल पर अभी भी वो बस चले ही जा रहा है। उस घाव से भरे पैरों के साथ उसने कई मील का सफर तय कर लिया।
उसकी मंजिल कहाँ है उसे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ एक आसरा जैसा कुछ उसे आज दिखा है। दरअसल ये एक झोपड़ी थी जो शायद यहाँ पर रह रहे किसी इंसान की होगी, जो सेम डॉनी की तरह ही भटक गया होगा। उसी उम्मीद में वो अंदर गया, शायद कोई उसे मदद के लिए मिल जाए। लेकिन वहां पर सिर्फ एक बक्सा था, उसके कुछ नहीं मिला। उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला जिसके अंदर सिर्फ एक ही काम की चीज थी, वो था कटीले चम्मच, जिसको डॉनी मछली पकड़ने के लिए रख लेता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन इस काम में भी वो असफल रहता है। तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी शर्ट को उठाकर उसी से एक जाल बनाया, जिसमें जाकर फाइनली वो एक मछली को हासिल कर ही लेता है। लेकिन सिर्फ हासिल करना ही टास्क नहीं था, बल्कि अभी तो उसे खाना भी है, जिसके लिए इसे पकाना पड़ेगा और इसके लिए चाहिए आग, जो इस जगह पर सिर्फ पत्थर से जल पाएगी। और ये काम तो डॉनी से हो नहीं पाता। वो थक हार कर उसे कच्चा ही खाने लगता है। अब यहाँ डॉनी को वो लम्हा याद आता है जब उसकी माँ उसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती थी। फिर पूरा परिवार साथ में बैठकर खाता था, लेकिन उसमें भी वो हमेशा नखरे किया करता था या फिर हर छोटी सी छोटी बात पर लड़कर चला जाया करता था। लेकिन आज उसे अपनी सारी गलतियों का पछतावा हो रहा है। वो अपने पूरे परिवार को बहुत ही ज्यादा मिस भी कर रहा है, जो चीज बहुत इमोशनल उसे कर देती है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो अभी भी यहीं इसी सुनसान वीरान जंगल में अकेले एक झोपड़ी में बैठा है। वहाँ दूसरी ओर उसकी माँ उन लोगों की मदद कर रही है जो उसे ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ रेस्क्यूअर को एक गुफा मिलती है जिसे देख लोगों ने अनुमान लगाया शायद डॉनी अंदर होगा। कुछ का कहना था कि अगर वो अंदर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। इसी को चेक करने के लिए किसी को तो अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ये दरार बहुत ही तनाव भरी है। तब रायन हाथ खड़ा करता और कहता है कि मैं जाने को तैयार हूँ। डोनाल्ड और एंजेलिना प्रे करने लगे बस अंदर डॉनी की लाश ना हो, वरना वो अंदर से टूट जाएंगे। अब जब रायन अंदर गया तो उसे लाश दिखी, लेकिन ये किसी जानवर की थी, इसीलिए फौरन आकर बाहर अपने पिता को बताता है कि वो भी जिंदा है। और ये सुन उनके अंदर एक और उम्मीद जाग उठी। पर कुछ देर जब चीजें शांत हुई तो रायन को एहसास हुआ कि अगर वो उस दिन अपने भाई से नहीं लड़ता या फिर उसे वो चीजें नहीं कहता तो आज वो उनके साथ रहता। पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये बस उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने अगर उसे रोक लिया होता ऊपर जाने से तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। अब इधर 8 दिन बीत चुके हैं, पर आज सब कुछ अलग हुआ, क्योंकि आज डॉनी को एक चॉपर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पर अफसोस कि जब तक वो उसे आवाज लगा पाता वो जा चुका था। लेकिन अब डॉनी ने भी कोशिश करना छोड़ दिया है। वो उम्मीद हार चुका है, यहाँ तक कि उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया और इसीलिए वो वहीं थक कर लेट जाता है। बस अपनी आंखें बंद कर ली उसने। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने वही इंडियन आत्मा है जो उसके चारों ओर अपने पंखों को समेट खड़ी है। लेकिन अब वो उसे डर नहीं रहा है, बल्कि वो तो उसे ये कह रहा है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। पर जब वो बड़े हो गए तो उनके पिता उनसे दूर हो गए और यही चीज मुझे उनसे और दूर ले गई। लेकिन जब हम छोटे थे तो वो हमें कहानियां सुनाया करते थे। वो सब लम्हे मेरे लिए यादगार थे जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉनी किस कदर अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने के लिए तड़प रहा है। पर अब शायद ये कभी ना हो सके, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसके दिमाग भी अब उसके काबू से बाहर हो चुका है। उसे इस जंगल के बीच एक मखमली बिस्तर नजर आ रहा है, साथ में अपना वो खुशहाल परिवार भी, जिसमें उसकी बहन थी, उसका भाई थे और वो हसीन पल भी थे। अब सब कुछ खत्म सा हो गया। इस टूटी उम्मीद के साथ डॉनी की हिम्मत भी टूट गई और वो वहीं गिर पड़ा। शायद ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। अचानक उसे अपने पिता का चेहरा दिखा जो उसे कह रहे हैं कि बेटा आप घर आ जाओ। उनकी ये बातें मानो डॉनी के जिस्म में जान फूंक देती है। खड़ा उठता और बस अंदर एक आखिरी बार कोशिश करने की आवाज आ रही थी। फिर से चलना शुरू करता है। आज फिर उसके सामने एक नदी थी, लेकिन उस पार उसे औरत कपड़े धुलते हुए दिखाई देती है। वो जानता है कि यही आखिरी मौका है। अगर उसने कोशिश नहीं की वो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाएगा। इसीलिए वो पूरी जान लगाकर चिल्लाता और वो लेडी उसे देख लेती है और फाइनली उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेंजर का कहना था कि डॉनी ने तकरीबन 80 मील का सफर अकेले तय किया। उस जंगल में वो सिर्फ कच्ची मछलियां और जंगली बेरीज को खाकर जिंदा रहा, जो किसी भी शख्स के लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज फाइनली वो अपने परिवार से मिला, जो कि बहुत ही भावुक पल था सभी के लिए, खासकर रायन के लिए, क्योंकि आज उसे जाकर अपने भाई मिल ही गया। खटास दोनों के बीच थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। वहीं उसके पिता, जो कि रेस्क्यू के दौरान घायल हो चुके हैं, जब वो अपने बेटे को देखते हैं तो अपने सारे दर्द को नजरअंदाज करके उसे जाकर गले से लग गए, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद होती है। अगर उनके जीते जी उन्हें कुछ हो जाता है तो वो उसी दिन अंदर से मर जाते हैं। जब इस कहानी को पूरी दुनिया ने सुना तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये डॉनी ने करके दिखाया। आखिर में हमें कुछ रियल फुटेज पेश की जाती है और उस शख्स से मिलवाया जाता है जिसने इस सर्वाइवल को हकीकत में तब्दील किया, जिसका नाम है द डॉन फेंडलर। वेल दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो एक कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेल, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।